कहानी की शुरुआत में हम एक जेल की सजा भुगत रहे कैदी को देखते हैं। उसका नाम पैसी रेड है। रेड देश के प्रो लेवल का एक सीरियल किलर है। हालांकि वो एक किलर है, फिर भी वो चोरी के एक मामूली केस में फंस जाता है, जिसके लिए उसे 5 साल की जेल की सजा हो जाती है। सवाल ये है कि उसने ऐसी कौन सी चोरी की थी कि प्रो लेवल का किलर होने के बावजूद वो इस तरह का ड्रामा झेल गया। असल में एक दिन जब वो किसी को मारने जाता है, उस शिकार ने उसे छोड़ देने का प्रस्ताव रखा। बदले में वो अपने लॉकर में रखे $60 मिलियन के बॉन्ड देने की बात करता है। असल में नगद पैसा देखकर रेड उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, इसलिए वो उस शख्स को मारने की बजाय बॉन्ड लेकर वहां से चला आता है। अब जिस शख्स के 60 करोड़ रुपए गायब हुए हैं, वो चुप नहीं बैठेगा। वो चालाकी से रेड को पकड़वा देता है पुलिस के हाथ। असल में रेड ये सोचकर नहीं फंसा कि वो मामूली चोरी में फंस जाएगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे 5 साल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में भी रेड अपनी सूझबूझ दिखाता है। वो जेल में खुद को बेहद साधारण और नादान दिखाता है, नियमों का पालन करता है और जेलर को विश्वास दिलाता है कि शायद उसे झूठे केस में फंसाया गया है। इसके बाद जेल में अपील के जरिए उसकी सजा 3 साल कम कर दी जाती है। 2 साल जेल काटने के बाद आखिरकार वो आजाद हो जाता है। उसकी पत्नी क्लोई जेल में उसका स्वागत करने जाती है। ये खबर जब फ्रांस के साइको किलर ल्यूक के कानों तक पहुंचती है तो वो रेड को मारने के लिए उठ पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये साइक्लो किलर ल्यूक और रेड के बीच क्या संबंध है और वो इसे क्यों मारना चाहता है। असल में जेल जाने से पहले रेड ल्यूक के छोटे भाई सैमुअल के साथ काम करता था। उस दिन जब रेड और सैमुअल ने उस शख्स के घर से 600 करोड़ का बॉन्ड लूट लिया था, रास्ते में रेड ने सैमुअल को मार दिया ताकि सारी संपत्ति अकेले उसका हो। इस बीच वो शख्स अमेरिका में इमिग्रेशन पार करके रेड की खोज में लग जाता है। अब खेल शुरू होता है। ल्यूक पार्किंग एरिया में आता है और उसे एक पीली कार पसंद हो जाती है। वो ब्लेड से कार की चाबी खोलने की कोशिश करता है। उसी समय कार का असली मालिक वहां पहुंचता है और फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। ल्यूक उसे ब्लेड से मार देता है। इसके बाद वो कार लेकर वहां से चला जाता है। पार्किंग से निकलकर ल्यूक एक नाइट क्लब में पहुंचता है और वहां क्लब के मालिक थॉमस सिसली को खोजने लगता है। सिसली ल्यूक को देखकर डर जाता है और छिप जाता है। वो कहता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा। ल्यूक उसे बताता है कि वो हत्या के लिए नहीं आया है, बल्कि उससे कुछ भारी हथियार लेना चाहता है। क्लब में ल्यूक वहां एक प्यालों में गोली छोड़ देता है, जिससे वहां का माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। कुछ लोग डर से उसे माफी मांगने लगते हैं। ल्यूक अपने टारगेट पर निशाना साधता है और कुछ और हथियार भी ले आता है। सिसली ल्यूक की खतरनाक गतिविधियों को देखकर मजबूर होकर उसे सभी हथियार दे देता है। ल्यूक बैरेंट M-A2B स्नाइपर हथियार उठाकर नीचे खड़े पुलिस पर निशाना साधता है। इसके बाद ल्यूक का टारगेट बदलता है और वो किसी शख्स के हाथ में बियर के कैन को निशाना बनाता है। ये दिखाता है कि ल्यूक अपने टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी कितने खतरनाक स्तर का साइको है। सिसली ल्यूक से पूछता है कि ये हथियार क्यों चाहिए। ल्यूक बताता है कि उसे रेड को मारना ही होगा। इसके बाद ल्यूक सिसली से रेड का पता ले लेता है। अब ल्यूक रेड के घर की ओर बढ़ता है। वहीं हम देखते हैं कि रेड अपनी पत्नी क्लोई के साथ समय बिता रहा है। घर में रेड एक पेंटिंग बोर्ड देखता है। क्लोई बताती है कि कर वो पेंटिंग शॉप में उस बोर्ड पर पेंट करेगी और वहां देश विदेश से बड़े लोग पेंटिंग खरीदने आएंगे। फिर हम क्लोई को पेंटिंग शॉप में पेंटिंग की तैयारी करते देखते हैं। शॉप के मालिक डरिक है। क्लोई उन्हें बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी है और अगर डरिक अनुमति देगा तो वो पेंटिंग शुरू करेगी। लेकिन डरिक के मन में कुछ और ही है। वो क्लोई को उसके कमरे में अकेले पाकर बार बार उसे सिडनिंग्स करने की कोशिश करता है। क्लोई उसे बताती है कि उसका पति बहुत खतरनाक है और अगर उसे ये पता चला तो वो उसे मार देगा। लेकिन डरिक उसकी बात नहीं सुनता और बार बार जोर जबरदस्ती करने लगता है। असल में डरिक को ये नहीं पता था कि क्लोई का पति किस लेवल का सीरियल किलर है। जब डरिक उसे बहकाने में असफल होता है तो वो क्लोई को चेतावनी देता है कि अगर आज एक भी पेंटिंग नहीं बिकी तो इस कंपनी के सारे लोन का भुगतान क्लोई को करना होगा। दरअसल क्लोई की बातों पर भरोसा करके डरिक ने पेंटिंग के बड़े स्पॉन्सर से $1 मिलियन का लोन लिया था। डेरिक की ये हरकत देखकर क्लोई हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। वो वहां से निकलकर अपनी बेटी एला क्वीन को लेकर घर वापस आती है। इसी बीच रेड अपने पुराने दोस्त लरॉय के पास जाता है। असल में रेड ने जेल जाने से पहले अपने चुराए हुए 600 करोड़ के बॉन्ड्स अपने दोस्त रॉय के पास रखे थे और अब वो उन्हें वापस लेने आया है। लगभग 2 साल बाद रॉय को रेड देखकर हैरानी होती है। जब रेड अपने बॉन्ड के बारे में पूछता है तो रॉय उसे उलझाकर जवाब देने लगता है। ठीक इसी समय एर्नेस्टो नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। जेल में रेड को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन एर्नेस्टो उसे शक की नजरों से देखता रहा। रेड जेल से बाहर आने के बाद से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। एर्नेस्टो रेड को तलाशी देता है, लेकिन रेड कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। सच में एर्नेस्टो तलाशी लेने के बाद कुछ न पाकर सिर्फ चेतावनी देकर चला जाता है। एर्नेस्टो के जाने के बाद रॉय रेड को अंदर लेकर जाता है और वहीं वो लॉकर देखता है जिसमें लगभग 600 करोड़ के बॉन्ड है। रॉय बताता है कि उसने पहले एर्नेस्टो को देखकर बॉन्ड का जिक्र नहीं किया। दरअसल वो लगभग 2 साल से अपने दोस्त की इस अमानत को संभाले रखता रहा और उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि उसने आज तक लॉकर नहीं खोला है, ये दिखाने के लिए कि उसने अपने दोस्त की दोस्ती का सम्मान किया। अब रेड लॉकर का पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल होता है। ये देखकर रॉय लॉकर की चाबी रेड को देता है।
रेड जल्दी से लॉकर खोलता है और अंदर 60 मिलियन के चेक बॉन्ड देखता है। अगर आपको नहीं पता कि बॉन्ड क्या है तो समझ लीजिए कि ये चेक की तरह होता है जिसे शर्तों के अनुसार कैश किया जा सकता है। रेड अपने दोस्त की ईमानदारी देखकर खुश होता है और बॉन्ड का 40% अपने दोस्त को देने का निर्णय लेता है। रॉय बताता है कि अभी इन बॉन्डों को तोड़कर उन्हें कैश कर लेना चाहिए, लेकिन उसके पास आज एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वो कहता है कि कल आएगा और बॉन्ड कैश कर लेगा। फिर लॉकर को लॉक कर देता है और चाबी रॉय के हाथ में दे देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ल्यूक ट्रॉली भरे हथियारों के साथ रॉय के घर की ओर बढ़ रहा है। वो एक ड्राइवर को मारकर उसकी कार लेकर वहां आता है, लेकिन वो कार प्रो लेवल की मॉडिफाइड थी और कई तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन कार बार बार मोड बदलने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद 2 पुलिस ऑफिसर ल्यूक का पीछा करते हैं। उन्हें रोककर इंटेरोगेशन शुरू करते हैं, लेकिन ल्यूक का गुस्सा अचानक फूटता है। वो गाड़ी के नीचे दबकर एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर तेज रफ्तार में गोलियों की बौछार करता है और बाकी पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। इसके बाद वो देखता है कि कोई व्यक्ति उसके इस कृत्य को देख रहा है। वो उस व्यक्ति को मारने जाता है, लेकिन वो व्यक्ति खुद बचने के लिए भागने लगता है। ल्यूक उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। फिर वो उस व्यक्ति की कार लेकर आगे बढ़ता है। इसी बीच क्लोई अपनी पेंटिंग शॉप की तैयारी कर रही होती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि कोई अजनबी घर में अंदर ना आने पाए। फिर वो अपनी बेटी को उसकी खाला ललिता के पास छोड़ देती है और पेंटिंग शॉप पहुंचती है। वहां देश विदेश से बड़े बड़े मुख पेंटिंग खरीदने आते हैं। डेरेक क्लोई को याद दिलाता है कि अगर आज एक भी पेंटिंग नहीं बिकी तो उसका पति फिर जेल जाएगा। इसलिए क्लोई हर ग्राहक को प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आती। हम उस पुलिस ऑफिसर एर्नेस्टो को भी देखते हैं जो वहां सिक्योरिटी हेड के रूप में नियुक्त है, क्योंकि वहां गणमान्य लोग उपस्थित हैं। वहीं रेड और रॉय भी वहां कुछ तैयारी कर रहे हैं। इस बीच रेड के घर एक शख्स आता है। उस समय एला और उसकी खाला ललिता घर में गेम खेल रही होती हैं। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, वे सोचते हैं कि शायद क्लोई और रेड लौट आए हैं। दरवाजा खोलती है और सामने खतरनाक शख्स को देखती है। वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि ल्यूक वहां घुसकर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। ललिता उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन लोग रेड और क्लोई को खोजने के लिए पूरी जगह खंगालता है। पीछे से ललिता धीरे धीरे चाकू लेकर लुक की ओर बढ़ती है, लेकिन लुक कहता है कि वो रेड को किसी भी कीमत पर चाहता है और सिर्फ रेड को मार कर जाएगा। ललिता अचानक हमला करती है। लुक चाकू पकड़कर उसे पेट में धकेल देता है। इस दृश्य को देखकर एला डर जाती है। ललिता जान बचाने के लिए एला को वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। ललिता को मारने के बाद लुक फोटो देखकर महसूस करता है कि वहां एक बच्चा भी है। वो एला को ढूंढता है। बाहर आते ही वो देखता है कि एला भाग रही है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अब तक किसी भी शिकार को वो बचा नहीं पाया था, लेकिन एक छोटा बच्चा उसे चकमा देकर भाग गया। लुक रेड को घर में नहीं पाता, इसलिए वो पूरी जगह फिर से अच्छे से खोजने लगता है। इसी दौरान उसे आर्ट गैलरी का एक इन्विटेशन टिकट मिलता है। दूसरी ओर हम उस आर्ट गैलरी को देखते हैं जहां अर्नेस्टो रेड को देख लेता है। अर्नेस्टो रेड को बताता है कि वो उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। इस बीच रेड देखता है कि क्लोई अपने चेहरे पर तनाव लिए इधर उधर भाग रही है। इसे देखकर रेड क्लोई से पूछता है कि असल में मामला क्या है। दूसरी ओर हम ललिता को देखते हैं जो पूरी ताकत लगाकर फोन के पास जाकर क्लोई को कॉल करने की कोशिश करती है। इसी समय एला दौड़ती हुई वहां आती है और अपने पिता को चिल्लाकर बुलाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लुक भी आ जाता है। लुक रेड को देखते ही किसी भी मौके को गंवाए बिना अपने ऑटोमेटिक गन से रेड पर फायर करना शुरू कर देता है। ये देखकर रॉय रेड को धक्का देकर बचाता है, लेकिन अंततः खुद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। क्लोई एला को लेकर सुरक्षित कमरे में चली जाती है और रेड अपने दोस्त रॉय के इस आत्मबलिदान से पूरी तरह टूट जाता है। रेड कई तरीके से रॉय के ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय की स्थिति और बिगड़ने लगती है। इस बीच ऑफिसर अर्नेस्टो अपनी छोटी सी रिवॉल्वर से लुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुक अपनी भयानक मशीन गन से सामने आने वाले हर किसी को उड़ाने लगता है। उसका ये तांडव इतना भयानक होता है कि कुछ ही सेकंड में पूरी गैलरी पूरी तरह तबाह हो जाती है। सभी को खत्म करने के बाद लुक रिवॉल्वर लोड करके गोलियां चलाता रहता है। दूसरी ओर रेड उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। तब रॉय कहता है कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। रॉय रेड को लॉकर की चाबी सौंप देता है और जल्दी वहां से भागने का अनुरोध करता है। रेड अपने दोस्त के इस बलिदान पर रो पड़ता है। इसी समय दूर से क्लोई रेड को पुकारती रहती है। रेड अपने दोस्त को अलविदा कहकर क्लोई और एला को लेकर भाग जाता है। जब अर्नेस्टो और लुक के बीच भयंकर गोलाबारी चल रही थी, उसी गोलीबारी में रेड किसी तरह अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर बाहर निकलने में सफल होता है। रेड उन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगता है। इसी बीच लुक रेड को भागते देख गोलीबारी शुरू कर देता है। रेड अपनी गाड़ी चलाकर लुक के ऊपर से निकल जाता है। लुक गाड़ी पर झूलने लगता है और रेड का गला पकड़ लेता है। इस दौरान रेड देखता है कि लुक की मशीन गन उसके पास ही पड़ी है, तो वो उसे उठाता है और लुक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अंततः लुक उन गोलियों के बीच टिक नहीं पाता और रेड का गला छोड़ देता है। वो फिर सड़क पर गिर जाता है। जब माहौल थोड़ी सामान्य होता है, क्लोई रेड से पूछती है कि इस आदमी के साथ उसकी दुश्मनी क्या है।
है? रेड क्लोई को लुक के छोटे भाई सैमुअल से जुड़ी सारी घटनाएं बताता है। वो ये भी बताता है कि 60 मिलियन के बॉन्ड अब उसके पास हैं। ये सब कहते कहते वे रॉय के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां बॉन्ड का लॉकर रखा था। रेड क्लोई को वहीं इंतजार करने के लिए कहता है और जल्दी लॉकर खोलकर सभी बॉन्ड लेकर वापस आने का वादा करता है। वो लॉकर की चाबी लेकर घर के अंदर चला जाता है और क्लोई और एला वहीं गाड़ी में इंतजार करती हैं। रेड अंदर जाकर एक बैग लेता है और लॉकर खोलकर सभी बॉन्ड उसमें भरने लगता है। इसी बीच गाड़ी के पास लुक फिर से आ जाता है। रेड लगभग सभी बॉन्ड बैग में भर चुका होता है। तभी वो अपनी बेटी एला को देखता है। रेड एला को झप्पी मारता है और तभी लुक क्लोई को सीढ़ी से धकेल देता है। अब रेड को पूरी सच्चाई समझ में आती है। आखिरकार दो कुख्यात किलर आमने सामने हो जाते हैं। लुक क्लोई पर गन ताने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। रेड उससे अपनी परिवार की जान की दया मांगता है और बताता है कि उसने लुक के भाई सैमुअल को उस दिन नहीं मारा, बल्कि एक डकैती के दौरान एक अन्य समूह के हमले में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लुक रेड की बात नहीं मानता और पूछता है कि उसके भाई ने क्या अपराध किया था जिस कारण रेड ने उसे मारा। रेड उसे पूरी कहानी विस्तार से बताता है। वो बताता है कि लुक का भाई सैमुअल मारा नहीं गया था, बल्कि डकैती के बाद एक अन्य समूह के हमले में उसकी मौत हुई थी। अपनी और बॉन्ड की सुरक्षा के लिए रेड उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। रेड और बताता है कि अब वो अपने अतीत को छोड़कर अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीना चाहता है, इसलिए लुक के साथ नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो उस बैग में रखे 60 मिलियन के सभी बॉन्ड लुक को देने के लिए तैयार है, लेकिन लुक ने ये सब सुनते हुए भी ध्यान नहीं दिया। अचानक वो अपनी बंदूक से रेड को गोली मार देता है। ये देख क्लोई भागने लगती है, लेकिन लुक पीछे से उसे शूट करता है। एला डरकर लॉकर में छिप जाती है। क्लोई वहां से बच निकलती है और लुक लॉकर को लॉक कर देता है। ये लॉकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें हवा भी नहीं जाती, जिससे एला की मौत हो सकती है। लुक अब क्लोई को खोजने लगता है। क्लोई कई दरवाजों को पार करके बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचती है। लुक चतुराई से उसे फॉलो करता है। दोनों लगभग साथ-साथ बेसमेंट में पहुंचते हैं। लुक क्लोई को खोजते हुए इधर उधर घूमता है। क्लोई दीवार के पास छिपकर लोहे की फाला पकड़कर इंतजार करती है। जैसे ही लुक आता है, क्लोई उसे पीछे से वार करती है। फाला उसके पेट में चला जाता है और क्लोई वहां से बच निकलती है। लुक अपनी पीठ में फाला लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बार बार दीवार से टकराता है। अंततः फाला बीच में टूट जाता है। लुक जब दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि क्लोई ने दरवाजा लॉक करके वहां से भाग गई है। दूसरी ओर हम रेड को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है। वो अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकालता है। हम देखते हैं कि लुक की गोलियां रेड के सीने में नहीं लगी थीं, बल्कि उसके सीने में रखी लॉकर की चाबी को लग गई थीं। रेड तेजी से उठकर चाबी से लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से चाबी खराब हो गई थी, इसलिए वो लॉकर के अंदर डाल नहीं पा रहा था। इस बीच लॉकर के अंदर एला की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और समय के साथ ऑक्सीजन कम होने लगती है। रेड बाहर से एला को हिम्मत देता है और बताता है कि वो जल्दी लॉकर खोलकर उसे बाहर निकाल लेगा। वो जल्द से जल्द पासवर्ड डालकर लॉकर खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच हम क्लोई को देखते हैं, जो भागते भागते सारे रास्तों में घूमकर लुक के सामने आ जाती है। लुक अपने हाथ में रखी रॉड से क्लोई पर हमला करता है और उनके बीच भयंकर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अंततः क्लोई लुक के हाथ से बचने में सफल हो जाती है और दौड़ती हुई रेड के पास पहुंच जाती है। लुक वहां पहुंचकर रेड को जीवित देखकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब रेड और लुक के बीच अस्थिर स्तर की महामारी शुरू हो जाती है। एक पल लुक रेड को पैर से मारकर गिराने ही वाला होता है कि उस समय ऑफिसर अर्नेस्टो आकर लुक पर हमला कर देता है। वह लगातार गोलियां चलाकर लुक के सीने को चीर देता है। जब लुक समझता है कि अब उसकी मौत तय है तो वो अपनी जेब से 2 ग्रेनेड निकालता है और तुरंत उनके पिन खींच देता है। एक भयंकर ब्लास्ट में पूरा कमरा पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन अर्नेस्टो और क्लोई दरवाजे की आड़ में और रेड लॉकर की आड़ में छिप जाने से बुरी तरह घायल होने के बावजूद जीवित बच जाते हैं। इस ब्लास्ट में बैग में रखे 600 करोड़ रुपए के बॉन्ड आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। परिस्थितियां शांत होने के बाद रेड जल्दी से लॉकर के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। इस बार लॉकर अपने आप खुल जाता है, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से लॉकर का लॉक डिसेबल हो गया था। रेड अर्नेस्टो के सामने आत्मसमर्पण करता है। वहां अर्नेस्टो रेड के खूबसूरत परिवार को देखकर उसे बताता है कि वो चाहे तो यहाँ से चला जा सकता है। वो ये भी कहता है कि उसने आज एक भयंकर अपराधी को मार गिराया है, जिसके लिए उसे सरकारी प्रमोशन मिलना है, इसलिए आज वो रेड को गिरफ्तार नहीं करेगा। इस मानवीयता को देखकर रेड अर्नेस्टो से वादा करता है कि वो अपने पिछले सभी बुरे काम छोड़कर आज से सरल और सुकून भरा जीवन जिएगा। इसके बाद हम रेड के घर का दृश्य देखते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ दिन बिताता है। लेकिन समस्या ये थी कि रेड जेल में था और उस दिन लुक के हमले के कारण क्लोई की कोई पेंटिंग नहीं बिकी थी, इसलिए उनका आर्थिक हालात कुछ कमजोर थे। ऐसे ही एक दिन क्लोई के पेंट गैलरी के मालिक डेरेक उनके घर पहुंचते हैं। वो क्लोई के हाथ में 5 करोड़ रुपए का एक चेक देते हैं और सीधे बताते हैं कि उस दिन लुक के हमले में कई नामी गिरामी लोग मारे गए थे, जिनका खून पेंटिंग बोर्ड पर बिखरा हुआ था। लुक की मृत्यु होने की वजह से अदालत ने इस केस को आतंकी हमला मानकर वहीं बंद कर दिया। डेरेक उन पेंटिंग्स को ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच देता है और रातों रात करोड़पति बन जाता है।
साथ ही वो क्लोई से उस दिन की असाधारण परिस्थितियों के लिए माफी मांगता है। इस तरह रेड और क्लोई के परिवार की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वे सुखी जीवन जीने लगते हैं। इस सुंदर और रोमांचक कहानी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।